हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछले 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं कि प्रत्येक लेक्चर्स में 40% किए जाते हैं और 2 लेक्चर में 80% किए जा चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में उससे आगे का पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 3, जिसमें उसके आगे वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको हर बार बताता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन विथ प्रूफ के साथ लेकर आता हूं, चाहे वो आईएएस, पीसीएस, आरआरबी, एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, पुलिस किसी भी परीक्षा में आया हो। ठीक है दोस्तों, और इस सीरीज में आपको मिलेंगे 1000 प्लस भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो जाइए और हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो दोस्तों देखिए, आईएएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? वो होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। इसका अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। अर्थात वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट जो दोनों तापमान है वो कैसे होंगे? बराबर, अर्थात एक ही होंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों तापमान एक जैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूनतम संभव ताप क्या है? न्यूनतम संभव ताप क्या है? दोस्तों सबसे जो न्यूनतम संभव ताप होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ए भी देखो, आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। पिछला 1993 आईएएस में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। फारेनहाइट में बात कर रहे हैं, किसमें? फारेनहाइट में, डिग्री से। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो फारेनहाइट में दोस्तों वो होता है 98 डिग्री फारेनहाइट, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 98 डिग्री फारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 85 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। दोस्तों देखो, पीसीएस 2005, जेपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं लगभग, और इसका आंसर आप सभी को आ गया होगा। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या क्वेश्चन है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? बताइए दोस्तों। जब सर्दियों के दिनों में एक लोहे का गुटका और एक लकड़ी के गुटके को प्रातः काल अर्थात सुबह में छुए तो लोहे का गुटका क्या होता है? लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा होता है। क्यों? किसकी अपेक्षा? लकड़ी के गुटके की अपेक्षा। दोस्तों ठंड के दिनों में लोहे के गुटके का ज्यादा ठंडे होने का कारण क्या है? वो है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है दोस्तों, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? दोस्तों चालन, संवहन, विकिरण या फिर प्रकीर्णन।
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवहन। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। दोस्तों अगर क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करते चलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा 88 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? दोस्तों यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे अच्छा ऊष्मा का जो चालक होता है वो कौन होता है? पारा, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन में सबसे अच्छा चालक कौन है ऊष्मा का? पारा। अर्थात 88 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। क्या है कि समान मोटाई के कपड़े की दो परतें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन दोस्तों। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? अर्थात देखो, समान मोटाई की कपड़े की 2 परतें होती हैं और ले लें हम एक साथ, और एक में ले लें उससे 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती हैं। तो जो 2 परतें होंगी वो क्या करेंगी? अधिक ऊष्मा प्रदान करती हैं। क्या कारण है इसका? हमें दोस्तों जानना है। तो दोस्तों इसका जो कारण है कि दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। अब दोस्तों आपको बता दें कि जैसे सर्दियों में हम एक मोटी रजाई ओढ़ने के अलावा एक काम और कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटी रजाई नहीं है तो 2 पतले पतले कंबल हम ओढ़ सकते हैं। तो जब 2 पतले कंबल ओढ़ेंगे तो उनके बीच में क्या होगा कि एक परत बन जाएगी जिसमें क्या भर जाती है? वायु भर जाती है। उसके कारण हमें ज़्यादा ऊष्मा मिलती है, और जो सिंगल हम रजाई उड़ते हैं उसमें हमें कम ऊष्मा मिलेगी। किसकी अपेक्षा? 2 कंबलों की अपेक्षा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रीष्म काल में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? देखो दोस्तों, एसएससी 2004, यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो जब ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है, तो आपको बता दें दोस्तों कि सफ़ेद वस्त्र का जो ताप क्या होता है? सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। अर्थात अगर हम गर्मी में अर्थात ग्रीष्म काल में सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं वो क्या है? जो तापमान होता है उसका कम अवशोषण करते हैं। अवशोषण तो करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है दोस्तों। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो दोस्तों न्यून तापमानों का जो अनुप्रयोग होता है वो होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। किसमें होता है? अंतरिक्ष यात्रा में। न्यून तापमान का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन में और दूरमिति में। AIES 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 92 नंबर का कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि जिस रात्रि में हवा तेज चलती है सर्दियों में, उस रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि क्या कारण है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हवा तेज चलती है तो जो बाष्पीकरण की दर होती है वो क्या हो जाती है? बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है दोस्तों। ये भी देखो BPSC 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? BPSC 2001 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जब ठोस कपूर को
हम जलाएंगे तो कपूर क्या बनेगा, सीधा वाष्प बदल जाता है और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से क्या कारण है। आर्द्रता जानते हैं, सीलन, आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है अर्थात सीलन होती है कहीं भी, तो उससे क्या परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है, उसका क्या कारण है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ठीक है दोस्तों, जब पसीना आता है तो वो क्या है, आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, जबकि अगर पानी हो या कुछ भी हो तो वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, लेकिन पसीना आर्द्रता के कारण क्या है, वाष्पित नहीं होता है। इसलिए जो मनुष्य होता है वो अगर उसे पसीना आता है तो आर्द्रता से क्या करता है, वो परेशानी महसूस करता है। यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई द्रव है, उसके क्वथनांक से पूर्व उस सीधा वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। जब द्रव क्वथनांक से पूर्व किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। मतलब वाष्प बदलने से पहले जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। अगर आपको दोस्तों याद हो तो हमने पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, एक क्वेश्चन आया था कि पहाड़ों पर जो भोजन है वो क्या है, देर में पकता है, जबकि यहाँ पर जल्दी पक जाता है। तो वहाँ भी ये बात बताई गई थी, और एक में आपको पहाड़ों पर जो पानी उबलने का जो तापमान बताया गया था। तो दोस्तों अगर याद हो तो आप बताइए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, बताइए 100 से कम, 100 से अधिक, या 100 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है पहाड़ों पर पानी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहां पे बताया था वायुदाब बढ़ जाता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि दोस्तों यदि हम अगर किसी बर्तन में पानी उबलने के लिए चढ़ा है, उसमें भाप बन रही है, अगर हम उसमें उंगली करेंगे अर्थात हाथ करेंगे तो वो हमारा अधिक जलेगा अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम जल में हाथ डालें तो हमारा हाथ कम जलेगा, यदि हम भाप में डालेंगे तो हमारा हाथ अधिक जलेगा। तो क्यों जलता है, इसका कारण पूछा है हमसे। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका सीधा आंसर हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षा किसके, उबलते जल से। ठीक है दोस्तों, तो ए इज द करेक्ट आंसर। यूपीपीसीएस 1993 में क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों सीधा याद रखना है कि भाप में गुप्त ऊष्मा क्या होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि कौन करता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। दोस्तों प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सीधा आंसर हो जाएगा, हमें सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं आज का 100वां क्वेश्चन, अर्थात 100 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं होती है। तो दोस्तों
हमारे 100 नंबर का सीधा प्रश्न हो जाएगा कि जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो किसके, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। बीपीएससी 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगले प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको प्रश्न करने में मजा आ रहा है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों में शेयर कीजिए। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 101 नंबर का प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है, बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या सहसा गिर जाती है। एसएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है दोस्तों वो वास्तव में बहुत गहराई से पूछा जाता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ, अगर तापमान में वृद्धि होती है तो प्रकाश की गति हमेशा बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति कितनी होती है? देखो जेपीएससी 2003 और एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होती है? प्रकाश की गति। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लगभग हाई स्कूल में सभी ने पढ़ा होगा और ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पीसीएस 1990 और एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है, अर्थात सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सीधा आपको पता है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि चंद्रमा क्या आएगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तो उसकी जो छाया है, छाया के कारण सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसलिए क्या सूर्य ग्रहण होता है। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों। क्या है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। अब चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन? बताइए। तो आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा है। जो आरआरबी की तैयारी करते हैं दोस्तों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पूर्णिमा के दिन, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो चंद्र ग्रहण होता है वो होता है पूर्णिमा के दिन। इस वैसे भी हम अंदाज लगा सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा के दिन होता है तभी तो हम पूरा चांद ढकता हुआ देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण नमक का आधारभूत कारण यह है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण नमक का आधारभूत कारण क्या है? आईएएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, दिमाग लगा के पढ़िएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उचित रीति से कटे हीरे की अवधारणा और असाधारण नमक का जो आधारभूत कारण है वो होता है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात सीडी, जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। दोस्तों जब जो पहले डीवीडी सीडी कैसेट आती थी, जब उस सीडी को क्या है हम लोग सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो उसमें कई रंग दिखाई देते हैं इंद्रधनुष के समान। तो इसकी व्याख्या की जा सकती है क्यों दिखाई देते हैं दोस्तों। तो इसका जो कारण है दोस्तों वो है कि परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका जो कारण परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना के आधार पर। ठीक है दोस्तों। परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और यही घटना घटती रहती है जिसके कारण हमें क्या होता है इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, अर्थात परावर्तन में अपवर्तन की घटना के कारण क्या है हमें
CD के जो बहुत से रंग दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न करें तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो क्वेश्चन है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अगर हम किसी बर्तन में भरा है बर्तन, उसमें अगर हम किसी छड़ को डुबोते हैं या लकड़ी को डुबोते हैं तो वो क्या है, हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों इसका जो कारण है वो है अपवर्तन। किसके कारण? अपवर्तन के कारण हमें क्या है, वो छड़ी पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है। RRB 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 108 नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? एक समतल दर्पण पर आपतित किरण कितना अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का कोण बनाती है। समतल दर्पण पर यदि जो आपतित किरण है वो 60 अंश का कोण बनाती है, तो दोस्तों परावर्तन कोण उसका क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण भी 60 अंश ही होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपतन कोण 60 अंश का है तब परावर्तन कोण भी 60 अंश का होगा। ठीक, RRB 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 अंश है, प्रकाश का आपतन कोण 90 अंश है और अपवर्तन के बाद कोण 30 अंश है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C3। कितना? 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। यदि देखो प्रकाश का जो आपतन कोण 90 अंश है, ठीक है, और अपवर्तन के बाद का कोण कितना? 30 अंश है, तो माध्यम का जो अपवर्तनीय सूचकांक है देखो वो सीधा होता है आपतन कोण बट्टे अपवर्तन के बाद कोण। आपतन कोण कितना है? 90 अंश। अपवर्तन के बाद कोण कितना है? 30 अंश। तो इससे जी कट जाएगा, 3 तिरका 9, अर्थात कितना आ जाएगा? 3। तो हमारा C इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कोण कितना होगा? तो अभी हमने आपको बताया 2 गुना हो जाता है। तो यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण से जो घूर्णन होगा वो 2 थीटा हो जाएगा, 2 गुना, अर्थात 2 डिग्री। वो D इज द करेक्ट आंसर। 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है IAS में। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। किस में जाता है बताइए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, जल से कांच में जाता है, वायु से जल में जाता है, या वायु से कांच में जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। ठीक है दोस्तों, IAS 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं आगे चल के। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा अर्थात मृग किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, या विवर्तन का? UPPCS में देखो 3 बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, 1995, 2012 और 2014। UPPCS की बात चल रही है दोस्तों। UPPCS में 3 बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कितना इंपोर्टेंट होगा। तो मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो मृग तृष्णा का उदाहरण किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है सर, B इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला 113 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी अर्थात एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी देखो पेट की जो जांच होती है वो एंडोस्कोपी से ही होती है। ठीक है दोस्तों, पेट में जो आंतों की हम जांच करते हैं हम डॉक्टर लोग, तो क्या करते हैं? एंडोस्कोपी से ही करते हैं। तो उसके लिए जो तकनीक है एंडोस्कोपी वो किस पर आधारित है? तो वो दोस्तों IAS 1999 में पूछा गया और UPPCS 2010 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित था। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? बताइए दोस्तों, इंद्रधनुष किसके कारण होता है या किसके कारण बनता है? RRB 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अभी ऊपर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था
इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। तो अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो बताइए दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों, हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है हमें नीला दिखाई देता है। RRB 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। तो दोस्तों IAS 2003 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो क्या होता है? धूलकण। धूलकण वायुमंडल में जब प्रकाश आता है और उत्सर्जित होता है तो धूल कणों से टकराकर वो क्या है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। अर्थात विसरण का जो कारण है वो क्या है? धूल कण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? अभी तक हमने देखा बत्ती जब जहाँ भी जलती है, जहाँ भी चौराहों पे कहीं भी, तो खतरे का अगर संकेत देना हो तो लाल प्रकाश अर्थात जो बल्ब या लाइट जलाई जाती है वो क्या जलाई जाती है? लाल। तो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है? अभी तक तो हमने देखा था, लेकिन आज हम इसका पूरा कारण जानेंगे कि क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसका? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए बहुत दूर से दिखाई देता है और स्पष्ट दिखाई देता है। जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो बहुत स्पष्ट और स्पष्ट दिखाई देता है। तो लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात इसलिए खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है, क्यों? अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो दोस्तों BPSC 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 118 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा सीधा बी इज द करेक्ट आंसर। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सीधा आंसर देंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। बिल्कुल हम आपको बता चुके हैं, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? UP PCS 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा सीधा प्रकीर्णन के कारण। ऊपर बहुत क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि अभी हमने बताया था कि लाल रंग की जो प्रकीर्णन होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए सूर्य अस्त होते समय और उगते समय लाल दिखाई देता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हम देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न जो IAS किसमें IAS 1993 में पूछा गया प्रश्न है। IAS 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? आपने देखा होगा जब साबुन का जो फैन होता है उसमें उसका जो झाग होता है उसमें चमकदार रंगों का बनना, उसमें चमकदार रंग दिखाई देते हैं। तो चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बहुलक परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। ठीक है दोस्तों, सीधा आपको परावर्तन और व्यतिकरण के कारण क्या होता है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इसका पार्ट नंबर 4 लेके आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।